नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण से महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी और वर्तमान में आपका जीआईसी प्रवक्ता और सुपर टेट से संबंधित यह सिलेबस है। और इस चैनल पे आपका पूरा सिलेबस जीआईसी प्रवक्ता का कराने की कोशिश की जा रही है कि जब तक आपकी परीक्षाएं हैं तब तक पूर्ण रूप से कवर कर लिया जाए जितना भी हिंदी साहित्य से संबंधित आपका सिलेबस है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण, तो देखिए डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने जो काल विभाजन किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा चारण काल, 700 से 1300 ईस्वी तक को उन्होंने चारण काल कहा और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा। ठीक है, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा। और जायसी की प्रेम कविता, ठीक है, उन्होंने बांटा जायसी की प्रेम कविता और ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ठीक है, मुगल दरबार, तुलसीदास और रीतिकाव्य। तुलसी की अन्य परवर्ती जो और भी कवि थे उनके बारे में कहा। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, इतने भागों में उन्होंने बांटा। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा। क्या कहा दोस्तों? चारण काल कहा, जिसे आपको याद रखना है कि आदि काल को उन्होंने क्या कहा, आरंभिक काल को उन्होंने क्या कहा, तो चारण काल कहा। गियर्सन ने चारण काल के 9 कवियों पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। उन्होंने कितने कवियों को किया है चारण काल में? तो 9 कवियों को किया है, जिसका नाम आपका क्रमशः था, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। गियर्सन ने अपने साहित्य में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। जो काल विभाजन उनका साहित्य था उसमें उन्होंने प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। और गियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, इसलिए ज़्यादा उसे हिंदी साहित्य में महत्व नहीं दिया गया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। देखिए, मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया, जो 3 भाई थे और तीनों मिश्र बंधुओं के नाम से लिखते थे, तो उसमें उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत को माना। ठीक है, और उसी में उन्होंने कहा कि उत्तर आरंभिक काल भी है, 1343 से 1344 विक्रम संवत तक। ठीक है, और उसके बाद कहा कि माध्यमिक काल। ठीक है, माध्यमिक काल में भी पूर्व माध्यमिक काल होता है और उसका समय 1445 से 1560 विक्रम संवत तक है। और पौड़ माध्यमिक काल, ठीक है, इसमें आपका जो प्रारंभिक काल है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है क्योंकि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था और प्रारंभिक काल गणपत चंद्रगुप्त ने अपना वैज्ञानिक इतिहास में कहा था। दोस्तों, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। जो अलंकृत काल है, इसको पूर्वालंकृत काल 1581 से 1790 तक और उत्तरालंकृत काल जो 1791 से 1889 ईस्वी तक माना गया दोस्तों। और किसने माना? मिश्र बंधुओं ने माना। उसके बाद परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत तक माना परिवर्तन काल का समय दोस्तों, परिवर्तन काल। उसके बाद कहे हुआ वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से लेकर अब तक। लेकिन सबसे एथेंटिक जो माना जाता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है, जिसका इन्होंने दोहरा नामकरण किया। ठीक है दोस्तों, जिसे इन्होंने आदि काल को बीरगाथा काल कहा और संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक इन्होंने माना, संवत तक माना। पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा और वह 1375 से 1775 तक है, संवत तक है। उत्तर मध्य काल, जिसे रीतकाल इन्होंने कहा, और यह 1700 से 1900 संवत तक है। आधुनिक काल, गद्य काल,
उसका नामकरण किया इन्होंने, और संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक इसका समय माना। और इन्होंने इसमें आधुनिक काल में उन्होंने उसे कुछ भागों में बांटा, जिसे उत्थान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता है? उत्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रथम उत्थान आपका जो है वह 1925 से 1950 ईस्वी तक विक्रम संवत तक माना जाता है दोस्तों। यदि सन में उसे करेंगे तो उसमें से आप 57 साल घटा देंगे तो आपका होगा 1968 से 93 तक दोस्तों, 1868 से 93। ठीक है, प्रथम उत्थान आधुनिक काल में उन्होंने माना जो 1868 से दोस्तों। ठीक है, और यह सन विक्रम संवत में 1925 हो जाता है, और 1925 से 1950 तक उन्होंने माना। और द्वितीय जो था 1950 से 1975 विक्रम संवत तक माना, और उसका समय 1993 से 18 तक चलता है दोस्तों। और उसके बाद का जो समय है तो उन्होंने विक्रम संवत 1975 से तृतीय उत्थान माना, और तृतीय उत्थान अभी तक है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है इसे देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इस पे आपका पूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा, जो आपका GIC, LT ग्रेड और सुपर टेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लगभग सबका जो सिलेबस है एक समान है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, इन्होंने कहा संधि काल होता है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा, और संधि काल का जो समय माना 750 से 1000 विक्रम संवत तक माना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चारण काल, अभी ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा था, और राम कुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा। ठीक है, उसमें 1000 से 1375 विक्रम संवत तक का समय दिया इन्होंने। भक्ति काल को 1375 से 1700 तक, और 1700 से 1900 तक रीतिकाल को, और 1900 से अब तक इन्होंने आधुनिक काल को माना दोस्तों। लगभग जो इनका काल विभाजन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से मिलता है। ठीक है, डॉक्टर गर्भत चंद्र गुप्त का काल विभाजन जो है वह आदिकाल को उन्होंने 1184 से 1350 तक माना दोस्तों, और ये किस में माने? सन में माने दोस्तों। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक माने, और उत्तर मध्यकाल को 1600 से 1857 ईस्वी तक माने, और आधुनिक काल को 1857 की जो क्रांति थी वहां से माना जाता है दोस्तों आज तक। ठीक है, और नगेंद्र का जो काल विभाजन है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है तो उसे आप लोग देख नहीं रहे हैं, कृपया आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। आदिकाल नागेंद्र द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे इन्होंने संपादित किया, उसमें जो समय था आदिकाल का, इन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना दोस्तों। ठीक है, 14वीं सदी के मध्य तक माना, और भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना। ठीक है, 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल का समय माना, और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक दोस्तों। ठीक है, और उसमें इन्होंने कहा कि पुनर्जागरण काल होता है। ठीक है, पुनर्जागरण काल जिसे भक्ति काल, भारतेंदु काल कहा जाता है दोस्तों, 1857 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, 1857 से 1900 ईस्वी तक के पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल कहा जाता है दोस्तों। जागरण, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, जागरण सुधार काल अर्थात जागरण सुधार काल जो है वह द्विवेदी काल को कहा जाता है, और द्विवेदी काल 1900 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। छायावाद काल 1918 से 1938 इन्होंने बताया, लेकिन 1918 से 1936 एथेंटिक माना जाता है दोस्तों, 1936 तक। ठीक है, 1918 से 1936। छायावाद उत्तर काल जो है वह, उसमें इन्होंने उसके काल को और विभाजन कर दिया। प्रगति प्रयोग काल 1936 से 1953 तक दोस्तों, इन्होंने 38 से 53 तक माना, तो आपको 1936 से 1953 तक ही याद होना भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है नगेंद्र के अनुसार तो 1938 से 1953 लिखेंगे। नवलेखन काल, नवलेखन 1953 से अब तक दोस्तों। ठीक है, 1954 में नई कहानी प्रारंभ हुई, और वह किसके, उसके जनक कौन माने जाते हैं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है,
बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इनका जो दूसरा इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का, वह टीजीटी में आपका वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए थे। इन्होंने अपभ्रंश काल कहा दोस्तों, ठीक है, आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा। और अपभ्रंश काल के बाद इन्होंने जो अपभ्रंश काल है, आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा, भक्ति काल को भक्ति काल कहा, और रीत काल को रीत काल, और आधुनिक काल इन्होंने नामकरण किया दोस्तों। और यह उनका दिया हुआ सन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण किसने क्या किया, ठीक है। तो जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल कहा, जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा, चारण काल कहा। और प्रारंभिक काल दोस्तों, देखिए यहाँ पर आ गया फिर कन्फ्यूजन। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल वैसे आप याद रखिए, अगर प्रारंभिक काल है और वहाँ गणपत चंद्रगुप्त को नहीं दिया है, मिश्र बंधु दिया है, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक काल दिया है और वहाँ गणपत चंद्रगुप्त हैं, तो आपको उन्हीं को टिक करना है, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, आदिकाल को क्या कहा, तो आरंभिक काल कहा दोस्तों। बीज बपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज बपन काल दोस्तों, आदिकाल को क्या कहा, बीज बपन काल कहा। और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा दोस्तों, किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसे आपको कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपका जितना भी दिख रहा है सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको टीजीटी की परीक्षा से यह पता चल गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो हिंदी में है वह सब इम्पोर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है दोस्तों। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल जो है राहुल संस्कृतान ने कहा, किसने कहा दोस्तों, राहुल संस्कृतान ने सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहा। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, ठीक है। संधि काल एवं चारण काल, ठीक है, चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा, और रामकुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल दोनों कहे, ठीक है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है, आदिकाल क्या किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और आधार काल सुमन राजे ने अपने हिंदी साहित्य के आधा इतिहास में कहा दोस्तों, ठीक है। सुमन राजे किस तार सप्तक की कवित्री हैं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। रीतकाल का नामकरण, जो रीतकाल का नामकरण है दोस्तों, उसमें रीतकाल में रीत काव्य जॉर्ज गियर्सन ने कहा, रीतकाल को रीत काव्य जॉर्ज गियर्सन ने कहा। और अलंकृत काल को मिश्र बंधुओं ने कहा कि रीतकाल को अलंकृत काल, ठीक है। और रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है दोस्तों। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा श्रृंगार काल। और कलाकाल रामाशंकर रसाल ने कहा दोस्तों कलाकाल। तो इसे भी आपको याद रखना है कि कलाकाल किसने कहा। और आपका श्रृंगार काल टीजीटी में आगे आ चुका है दोस्तों, ठीक है, आपके 2021 टीजीटी में आ चुका है, तो आप लोग सब पढ़ते चलिए। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन दोस्तों, भाषा की दृष्टि से। अवहट काल जो है उसे इन्होंने कहा पृष्ठभूमि, ठीक है। उन्मेष काल जो भाषा ब्रजबोल पुरानी ब्रजी कौरवी या खड़ी बोली अवधि का जो समय रहा उसे इन्होंने कहा उन्मेष काल दोस्तों। क्या कहा, उन्मेष काल कहा। और उन्मेष काल किसने कहा, उदय नारायण तिवारी, त्रिगुड़ायत और महेंद्र नाथ दुबे ने कहा दोस्तों। पूर्व भाग जो ब्रजभाषा और अवधि का समय रहा उसे पूर्व भाग कहा गया और इन्होंने तीनों लोगों ने कहा। और उत्तर भाग खड़ी बोली को कहा गया दोस्तों, खड़ी बोली का जो समय रहा उसे उत्तर काल कहा गया। अब आदिकाल से देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में, ठीक है, आदिकाल के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा, तो प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इन्होंने कहा कि जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था है वहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है दोस्तों। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो इन्होंने समय बताया, तो हिंदी साहित्य का संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक इन्होंने माना और कहा कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के पीछे तक माना जा सकता है आदिकाल, ठीक है।
हमीर देव तक। कहाँ से? महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक। और समय क्या बताया इन्होंने? 1050 से 1375 विक्रम संवत तक दोस्तों। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। ठीक है। और जिसे लक्ष्य करके इस काल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा दोस्तों। ठीक है। अपभ्रंश नाम जो पहले पहल था वो बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है। किसके शिलालेख में मिलता है? तो बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें इन्होंने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश तीनों का कवि कहा दोस्तों। ठीक है। गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश तीनों का कवि कहा। और सिद्धों की जो उद्धृत रचनाओं की भाषा है उसे देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश कहा जाता है, या पुरानी हिंदी की काव्य भापा। ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा है वह देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भापा है दोस्तों। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौसैनी प्रसूत अपभ्रंश अथवा ब्रज खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्होंने कहा आदिकाल से संबंधित कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, जो यहाँ से आपका अभी पीजीटी में एक प्रश्न आया हुआ था, तो आपको काव्य पंक्तियों को भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है हम बताते चल रहे हैं, वैसे सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन वीडियो आपका लंबा ना हो जाए तो कुछ ही आपको बता रहे हैं। ठीक है। आप लोग और वीडियो पॉज करके आप लोग उसे देख लीजिएगा। परम महासुख ऐसु करे दूरी अशेष हरे, इन्होंने सरहपा ने कहा। ठीक है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग देख लीजिएगा पॉज करके। भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र ने कहा दोस्तों। ठीक है। हेमचंद्र ने कहा। और प्रिय संगाम कौ निदड़ी, ये भी हेमचंद्र ने कहा। गंगा जमुना माझे भई रे नाई, ये किसने कहा? डोमभिपा ने कहा दोस्तों। ठीक है। डोमभिपा। कढ़ापा ने कहा छोई जाई छो बाय नाड़िया। ठीक है। एक काढ़ापा ने कहा। और देसिल, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहटा। ठीक है। हिंदू बोले दुरह निकार छोटे तरुका भवकी मार, यह कीर्तिलता से है और यह विद्यापति की है दोस्तों। ठीक है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि यह किसकी पंक्तियां हैं। उसके बाद देखिए 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 लव जिए सियार, किसने कहा? जगनिक ने कहा दोस्तों। जगनिक की रचना क्या है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। एक थाल मोती से भरा, यह अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। हिंदी साहित्य में। तो एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया, यह कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा दोस्तों। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसने कहा? ते भी अमीर खुसरो ने कहा। जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया, आपका यह अभी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। यह पूछा गया था कि यह कथन किसने कहा। 2021 में अभी यह पूछा गया प्रश्न है कि जे हाल मिसकी मगुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया, तो यह अमीर खुसरो का था दोस्तों। सरस बसंत समय भल पावली, यह विद्यापति की पदावली से दोस्तों।
काल कहल पिय सांझे हीरे जाई मई मारु देश। यह भी विद्यापति की पदावली से है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कई बार आप चाहें तो पुनः वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, तो जिससे आपको कई बार देखने से ऐसा होगा कि याद हो जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य, प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य, ठीक है। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कविता, विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, एक पुरानी अपभ्रंश और एक बोलचाल की देसी भाषा, ठीक है दोस्तों, एक बोलचाल की देसी भाषा। और गाहा या गाथा कहने से किस का बोध होता है? तो प्राकृत का बोध होता है दोस्तों, ठीक है। प्राकृत, गाहा या गाथा जहाँ शब्द आ जाए वहाँ प्राकृत का बोध होता है। जैसे संस्कृत पाल प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी इसका क्रमगत जो विकास हुआ उसमें जहाँ भी गाहा गाथा आता है वहाँ पर प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दूहा, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है दोस्तों। अपभ्रंश का पाणी किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। काव्य भाषा का बोध, ठीक है, काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि ने विक्रम संवत 3री शती, ठीक है, नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा कहा। इन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश को लोक भाषा या देश भाषा कहा। किसने कहा? भरत मुनि ने कहा दोस्तों। अपभ्रंश का प्राकृतिक भाषा हिंदी की रचना विक्रम 7वीं शताब्दी से होने लगा था, ठीक है। 84 सिद्धों का नाम है यहाँ पर, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको अलग से एक वीडियो 84 सिद्धों का बनाकर मिल जाए, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें आता है सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? तो सरह, जिसको सरहपा कहा जाता है, उस सरहपा को सरोज वज्र भी कहा जाता है। उनका क्या नाम था? सरोज वज्र था। और जो सिद्ध थे, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान में हुआ। महासुख का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ? तो वज्रयान शाखा में हुआ। और महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व को प्राप्त करना दोस्तों। आनंद स्वरूप ईश्वरत्व को प्राप्त करना महासुख का अर्थ होता है। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का जो पंथ है मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है दोस्तों वह किसका रूप है? तो वज्रयान शाखा का रूप है दोस्तों। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया दोस्तों। किसका प्रवर्तन किया? हठ योग का प्रवर्तन किया। और किसके उच्च लक्ष्य को लेकर किया? तो पतंजलि के दोस्तों। वज्रयानी सिद्धों की लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग रहा, ठीक है। वज्रयानियों का जो क्षेत्र था वह क्या था? पूर्वी क्षेत्र था। गोरखनाथ ने अपना प्रचार प्रसार किसमें किया? तो पश्चिमी भागों में विशेषकर किया दोस्तों। और वो भी कौन सा भाग था? राजपूताने और पंजाब में, ठीक है दोस्तों। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। नाथों की कितनी संख्या मानी गई है? 9 मानी गई है। और लोग इन्हें 9 नाथ भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम क्या है? 9 नाथ भी है। और गोरखनाथ सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों की जो चर्चा की गई है कौन कौन है, तो आइए देखते हैं उनका नाम। 9 नाथों में इनका नाम क्रम से है। सबसे पहले नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन से प्रारंभ होता है और मलयार्जुन तक जाके समाप्त हो जाता है। 9 फर्स्ट आपके नागार्जुन हो गए और लास्ट आपके मलयार्जुन हो गए, ठीक है। और उसके बाद आता है जड़ भारत। जड़ भारत जब हुआ तो हरिश्चंद्र पैदा हुए, ठीक है। जड़ भारत जब हुआ तो हरिश्चंद्र पैदा हुए और हरिश्चंद्र ने सत्य को अपनाया दोस्तों। किसको अपनाया? सत्य को अपनाया और सत्यनाथ हो गए, ठीक है। और भीमनाथ, उसके बाद भीमनाथ, उसके बाद आते हैं गोरखनाथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं गोरखनाथ, गोरखनाथ के बाद आते हैं चरपट और चरपट के बाद आते हैं जलंधर, ठीक है। जलंधर दोस्तों, और जलंधर के बाद मलयार्जुन। यही 9 नाथ हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप
अपने इस YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर पहली बार हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप पहले से देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और इस पर आपको जीआईसी प्रवक्ता की संपूर्ण सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।